नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे पहले मौलिक अधिकार पर 3 वीडियो जो है दे दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर आर्टिकल 12, 13 और समानता के अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक का जो है विस्तृत चर्चा किया गया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह उल्लेखित है हमारे अनुच्छेद 23 और 24 में। 23 और 24 में उल्लेखित है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर जो है ये दिया गया है। देखते हैं क्या क्या है ये। देखिए, शुरू से देखते हैं इसे। कहा गया है अनुच्छेद 23 में, देखिए कहा गया है मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम यानी फोर्स लेबर का प्रतिषेध किया जाएगा। यानी हमारे संविधान में जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत आर्टिकल 23 और 24 की चर्चा की गई है, जिसमें 23 में कहा गया है कि मानवों का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बेगारी नहीं करवा सकते हैं या बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस पर राज्य प्रतिषेध लगाएगा, रोक लगाएगा, ठीक है। जैसे देखिए कि आर्टिकल 23 में 3 बातों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। पहला है जैसे इंसानों का क्रय विक्रय, ठीक है। इंसानों का यानी कि ह्यूमन का क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये एक जघन्य अपराध है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। दूसरे पॉइंट में देखिए चर्चा किया गया है कि बच्चों को बेचना हो, ठीक है, या महिलाओं या बच्ची को जो है वेश्यावृत्ति हेतु बेचना हो, ये भी जो है एक दुर्व्यापार का ही भाग है, जहां पर छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है या छोटी बच्चियों को जो है वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जाता है, ठीक है। ये सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आ रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे इतिहास में एक कुप्रथा थी जिसको कहा जाता था देवदासी प्रथा, ठीक है। ये एक ऐसी प्रथा थी जो पुराने समय में क्या होता था, लोग अक्सर अपनी ज्येष्ठ पुत्री को यानी बड़ी पुत्री को देवालयों में जो है संतों वगैरह या देवालयों में दे दिया जाता था, ताकि देव वगैरह की वो सेवा करे, ठीक है। और साथ ही साथ कभी कभी नृत्य वगैरह भी वहां करती थी और सारे काम भी करती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है फीमेल से एक तरीके से फोर्स लेबर वाला काम किया जा रहा है। उसकी इच्छा तो नहीं पूछी गई, बगैर इच्छा पूछे उसे इस पेशे में धकेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रथा पर भी रोक लगाने की बात की गई। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि देवदासी प्रथाओं जैसी चीजों को बैन किया जाए। साथ ही अगर दास प्रथा से संबंधित कोई भी रूप हो, ठीक है, स्लेवरी सिस्टम जहां पे भी देखने को मिल रहा है, इन सभी पर बैन किया जाए, ठीक है। इसमें देखिए फिर आगे बता रहा है बेगारी और बंधुआ मजदूरी। देखिए, बेगारी जैसे क्या होता था, प्राचीन समय से ही हमारे देश में बेगारी की कमी नहीं है, बहुत हुआ। जमींदार लोग अक्सर क्या करते थे, बेगारी करवाते थे, निचले वर्ग के लोगों से अपना काम करवा लेते थे, ठीक है। और इसके तहत क्या करते थे, उन्हें उचित मूल्य भी नहीं देते थे और बेगार श्रम उन्हें करना पड़ता था, क्योंकि जान के डर से लोग क्या नहीं करता है, ठीक है। तो बेगारी श्रम ये बहुत प्रचलित थी। लेकिन जब हमारा भारतीय संविधान निर्मित हो रहा था तो इस बात को बड़े अच्छे ढंग से देखा गया कि क्या आज़ादी के बाद भी इस लोकतांत्रिक देश में ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं इनका शोषण हो रहा है। तो इसीलिए इन चीजों को दूर करने के लिए आर्टिकल 23 का हवाला दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ देखिए कह रहा है कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। किसी को भी जबरदस्ती जो है आप आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या फिर आप उसे डरा धमका के बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी उनका एक शोषण करने का ही तरीका हुआ। इसीलिए हमारा संविधान अनुच्छेद 23 के तहत कहता है कि बेगारी हो या फिर बंधुआ मजदूरी हो या फिर मानवों का खरीद फरोख्त, तो ये सब जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे अपराधों के ऊपर कानून कौन बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हमारे संसद को विशेषाधिकार दिया गया है। संसद को जो है कानून बनाने का हक दिया गया है और यह हक उसे आर्टिकल 35 के तहत दिया गया है, जिसमें संसद द्वारा 2 महत्वपूर्ण एक्ट यानी कि कानून बनाए गए आर्टिकल 23 के तहत जिन जिन का शोषण हो रहा है उनको रोकने
के लिए। जैसे कहा जा रहा है पहले में कि अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में संसद द्वारा लाया गया, ठीक है। इसके अनुसार जो है अनैतिक रूप से अगर किसी को खरीद फरोख्त किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अमानवीय घटना है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो है संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लाया। इसी के साथ साथ बंधुआ मजदूरी जैसी चीजों को भी दूर करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लाया गया संविधान द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहां पर एक पॉइंट आता है और कई एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या सेना में सेवा देना शोषण के विरुद्ध का अधिकार ये है, इससे संबंधित है। तो जरा ध्यान देना होगा कि कुछ कंडीशन है ऐसे अपवाद को छोड़कर, जैसे सैन्य सेवा देना या आपदा के समय सेवा करना या सामाजिक सेवा करना, ये एक ऐसी सेवाएं हैं जो राज्य जो है आपको कह सकता है समय आने पर कि आप सैन्य सेवा दें या फिर आप आपदा में मदद करें, ठीक है, यानी सरकार की मदद करें या सामाजिक सेवा करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ऐसे बुरे समय में आपदा में मान लीजिए सेवा कर रहे हैं तो आप ये इच्छा मत रखिए कि सरकार आपको इसके बदले में खूब सारा पैसा दे, क्योंकि ये एक आपदा है, डिजास्टर आया, सभी लोगों के लिए आया। अगर इसमें अगर एक दूसरे की मदद की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान को और मजबूती दे रहा है। तो इसीलिए ये एक अपवाद की श्रेणी में डाला गया है कि राज्य को अगर ऐसा लगे कि व्यक्तियों को सैन्य सेवा देना है तो वह कह सकता है कि आप लोगों को सैन्य सेवा देना है, या आपदा सेवा भी करवा सकता है या सामाजिक सेवा भी कर सकता है। अब इसके तहत जो है आप ये उम्मीद नहीं रखिए कि सरकार इसके बदले में आपको पैसा दे, और ये नहीं कहिए कि कहीं ना कहीं सरकार भी हमसे बंधुआ मजदूरी करा रहा है। जी नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये देश की एकता और अखंडता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए कुछ अपवाद की श्रेणी दी गई है। हालांकि दोस्तों विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर यह अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया गया इस बात को कि वहां पर हर नागरिक, देश का जो भी नागरिक है वो सैन्य सेवा दे। ऐसे कुछ देश हैं जैसे इजराइल है, क्यूबा है, वियतनाम है, यहां पर ऐसा टर्म एंड कंडीशन ला दिया गया है कि व्यक्ति जो है एकदम खुशी से जो है अपनी सेवा देता है जाके सेना में, ठीक है, ये अनिवार्य रूप से कर दिया गया। हालांकि भारतीय सेना में तो अभी ऐसा है नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो सरकार ऐसा कर सकती है, इसीलिए इसे अपवाद की श्रेणी में रखा गया। और इस चीज को हम ये नहीं कहेंगे कि ये बंधुआ मजदूरी करवा रहा है हमसे सरकार, ठीक है, ये ध्यान देना है। साथ ही साथ देखिए कहा जाता है, प्रश्न आता है यहां से कि शोषण का विरुद्ध अधिकार जो क्या केवल भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है? ऐसा नहीं है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये एक ऐसा अधिकार है, यह एक मानवीय अधिकार है जो सबको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि भारत के ही नागरिक का शोषण हो सके। बाहर से आए हुए कोई भी व्यक्ति, क्या अगर हम उसका शोषण करें तो क्या ये एक अच्छा उदाहरण होगा हमारे देश के लिए या हमारे संविधान के लिए? नहीं होगा। इसीलिए हमने अपने भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक हो या शत्रु देश का कोई नागरिक आया हो, उनका भी हम शोषण नहीं करेंगे। उनको भी शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार है, वह भी जो है अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 23 था। इसी तरीके से आर्टिकल 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 में कह रहा है हमारा संविधान कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसके तहत कह रहा है कि अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसे कारखानों, खानों, बड़ी फैक्ट्रियों, इन सब में जो है काम नहीं किया करवाया जाएगा। या ध्यान देना आपको कि परिसंकटमय नियोजन की बात की, यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें संकट की बात हो रही है, ऐसा कोई काम जो है सरकार नहीं होने देगा 14 से कम उम्र के बच्चों के साथ। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर बच्चों के साथ जो है ऐसा व्यवहार कराया जाता है, उनसे काम लिया जाता है, ठीक है, लेबर जैसा काम कराया जाता है। कई जगहों पे तो देखा जाता है कि बच्चों को कहीं दूर दराज से खरीद कर लाते हैं, अपंग बना देते हैं और उन बच्चों से जो भिक्षा आदि मंगवाते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क फैला है हमारे देश में, लेकिन हमारा भारतीय संविधान, हमारे संविधान में ये लिखित रूप से ये कह रहा है कि ऐसे अपराधों को रोका जाए। अगर ऐसे अपराध हो रहे हैं तो इनके शोषण के विरुद्ध आवाज उठाया जाए, ठीक है। और ऐसे संकटमय
लोगों के लिए जो है नियोजन का काम कौन करेगा, ऐसे संकटमय लोगों के लिए कानून कौन बनाएगा दोस्तों, तो वह है हमारा संसद। ठीक है, संसद जो है ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए कई कानून बनाता है। ठीक है, लेकिन उन कानूनों से पहले एक केस के बारे में जरा देख लेते हैं। एक जनहित याचिका थी जो कि MC मेहता द्वारा लाया गया था। तमिलनाडु में उन्होंने कहा था कि कई ऐसी पटाखों की फैक्ट्री है जहां पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों पता होगा कि पटाखों के फैक्ट्री में काम करना ज्वलनशील पदार्थ होते हैं और साथ ही साथ उनकी आंखों को भी खतरा हो सकता है ऐसे बच्चों को। तो ऐसे मुद्दे को जब उन्होंने उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ऐसा करना सख्त संविधान के खिलाफ है और यह आर्टिकल 24 का उल्लंघन है और ऐसे कारखाने हो या फैक्ट्री हो इनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं करेंगे। साथ ही साथ संसद को जो है यह कहा गया कि कुछ इन पर कानून बनाया जाए और हमारे भारतीय संसद ने क्या किया, कुछ कानून बनाया, जैसे कानून कारखाना अधिनियम 1948। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, BPSC हो या UPSC का प्रीलिम्स एग्जाम हो, ऐसे फैक्ट क्वेश्चन वहां पर जरूर पूछ देते हैं कि कानून कारखाना अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, तो 1948। ठीक है, और अगला जैसे देखिए कह रहा है कि बागान श्रम अधिनियम 1952 में संसद ने लाया। इसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में लाया गया। साथ ही बाल श्रम संशोधन अधिनियम जो हाल फिलहाल का है यह हमारा 2016 में जो है लाया गया संसद की तरफ से। ठीक है, इसी से जुड़ा एक और शख्सियत जो इन बच्चों के शोषण के आवाज को जो है उसने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाया, वह है कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें 2014 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और इनका एक NGO है, इनका एक संगठन है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। इसके तहत उन्होंने ना जाने कितने बच्चों को, ठीक है, जो छोटे छोटे कंपनियों में काम कर रहे हैं या फिर कुछ प्राइवेट कंपनियों में काम कर एकदम नौकर जैसी जिंदगी जी रहे हैं, या कई ऐसे बच्चे हैं जो ट्रैफिकिंग के द्वारा किसी और स्टेट से लेकर आए गए हैं, उनको जो है अपंग बना के कार्य किया जा रहा है, या कई लड़कियों को कहीं और से ट्रैफिकिंग करके लाया गया है, बेचा जा रहा है। तो ऐसे कई बच्चों को जो है इनके NGO ने बचाया है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसे 2014 में नोबेल से नवाजा गया। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था शोषण के विरुद्ध अधिकार था, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो अगला टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का मुद्दा आप लोग देख रहे हैं, कहीं हिजाब बैन है तो कहीं भगवा पहन के जा रहे हैं, हिजाब बैन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ड्रेस कोड को लेकर बात चल रही है, कहीं ना कहीं अजान, लाउड स्पीकर जैसी बातों को उठाया जा रहा है। तो क्या हमारा भारतीय संविधान ऐसे धार्मिक मुद्दों के लिए भी कुछ कर रहा है? ठीक है, इन्हीं सारी बातों को जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। और आप लोग प्लीज अगर नए हैं ना तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।